स्कॉलास्टिक टीचर DLED सेकंड सेमेस्टर की आज जो क्लास प्रारंभ हो रही है उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन चल रहा है। उसमें पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत हम लोग अभी तक अध्ययन कर चुके और आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत हमने आपको बताया था कि बलन किस प्रकार से पड़ता है, भ्रंशन क्या होता है, दरारी घाटी कैसे बनती है या दरारों का निर्माण किस प्रकार से होता है। इसके अलावा हमने ज्वालामुखी बताया, ज्वालामुखी के कारण बताए, ज्वालामुखी किस प्रकार से बनता है, केंद्रीय उद्भेदन क्या होता है, दरारी उद्भेदन क्या होता है, ज्वालामुखी के प्रकार बताए, टाइप ऑफ वॉल्केनोज, सक्रिय ज्वालामुखी और विषुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। इसके अलावा भूकंप के बारे में भी हमने आपको चर्चा की। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ थीं जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब बच्चों, पृथ्वी की बाहरी शक्तियाँ किस प्रकार से काम करती हैं इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इन क्रियाओं के अंतर्गत पृथ्वी के ऊपरी भागों पर या थैलों पर या चट्टानों पर विघटन तथा वियोजन का कार्य होता रहता है। इन प्रक्रियाओं के द्वारा जो मलबे के द्वारा होते हैं उन्हें बाह्य प्रक्रिया द्वारा दूसरे स्थानों पर जमा किया जाता है। इन क्रियाओं में अपक्षय, अपरदन और भूस्खलन प्रमुख रूप से कार्य करते हैं। जो बाहरी प्रक्रियाएं हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, चट्टानों पर या धरातल पर, ये अपक्षय और वियोजन की क्रिया चलती रहती है और पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा के दौरान भूस्खलन की क्रिया भी कार्य करती रहती है। और ये पृथ्वी के भारी धरातल पर या ऊपरी पृष्ठ पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं। इनसे पृष्ठों के जो निर्माण, तलों में जो बनावट होती है उसमें अंतर आता है। जो ऊंचे तल होते हैं वो समतल हो जाते हैं, जो नीचे होते हैं वो भी भर जाते हैं, समतल होते हैं। तो ये भारी शक्तियाँ किस प्रकार से कार्य करती हैं हम इसको देखेंगे। देखिए, मैंने बताया अपक्षय और वियोजन, तो अपक्षय क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अपक्षय भूपटल पर शैलों का बहुत अधिक क्षय मौसम के दो मुख्य तत्वों जिसमें तापमान और वर्षा के प्रभाव के कारण होता है। मतलब क्षय का मतलब होता है नष्ट होना, ठीक है। चट्टानों के विनाश में ताप, दाब, कोहरा, पवन और हिम अधिक जोर देते हैं। पेड़ पौधे, जलीय जंतुओं और मनुष्य भी कुछ अंश तक शैलों के विनाश में सहायक होते हैं। इन प्रक्रियाओं के चलते जिसमें चट्टानें अपने स्थान पर टूटती रहती हैं, बिखरती रहती हैं और अपने मूल स्थान पर पड़ी रहती हैं, इसी को अपक्षय कहा जाता है। चट्टानें विभिन्न प्रभावित जो कारक हैं जिसमें ताप है, दाब है, वर्षा है, जल है, वायु, कोहरा और मनुष्य भी, इनके कारण चट्टानें टूटकर, बिखरकर एक स्थान पर पड़ी रहती हैं, बिखर जाती हैं, वो नष्ट होने लगती हैं, तो इसको अपक्षय कहते हैं। शैलों का विघटन, टूटना और फूटना, विभाजन, बिखर जाना विभाजन कहलाता है। अब अपक्षय कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से अपक्षय 3 प्रकार का होता है: भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। भौतिक अपक्षय के अंतर्गत जब चट्टान ताप, दाब और वर्षा पौधों और जीव जंतु और पाला आदि के कारण अपने ही स्थान पर कोई चट्टान टूट कर बिखर जाती है और आपस में अलग हो जाती है, तो इस प्रकार के विखंडन को या विघटन को भौतिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है या यांत्रिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है। कोई चट्टान है और उसमें ताप या दाब के कारण उसमें दरार पड़ जाती है, दरार पड़ने के बाद टूट जाती है, विखंडित हो जाती है, तो ये जो अपक्षय है ये भौतिक अपक्षय कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसके बाद रासायनिक अपक्षय की अगर हम बात करें तो जब शैलों में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिजों के लवण में मिश्रण, रासायनिक परिवर्तन होता है, मिश्रण के कारण जो रासायनिक परिवर्तन होता है और इसके कारण जब शैलें नष्ट होने लगती हैं और शैलें टूट कर एक दूसरे से अलग नहीं होती हैं लेकिन उनका रूप बदल जाता है, कमज़ोर पड़ जाती हैं, ढीली हो जाती हैं, तो इस प्रकार के अपक्षय को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब ऑक्सीजन के कारण, कार्बन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जब शैलों में गैसों के कारण, मिश्रण के कारण जब परिवर्तन आता है, इनके बंधन ढीले हो जाते हैं, ये टूट कर बिखरने लगती हैं, तो इस प्रकार के जो अपक्षय होता है उसको रासायनिक अपक्षय के नाम से जाना जाता है।
जैविक अपक्षय क्या होता है बच्चों? जैविक अपक्षय जब वनस्पतियां और जीव जंतु दोनों मिलकर सेलों का विघटन और वियोजन करते हैं और सहयोग करते हैं इसमें विघटन और वियोजन में, तो इस प्रकार के अपक्षय को जैविक अपक्षय कहते हैं। इस क्रिया के कारण सेलें चूर्ण से ही, मिट्टी का निर्माण सेल चूर्णों से ही क्या होता है कि आपस में टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं और इनका वियोजन होने लगता है और बैक्टीरिया वगैरह ये जीवाणु जो होते हैं सेलों को चाटने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, तो ये मिट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अपक्षय को हम जैविक अपक्षय के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा भूस्खलन, जिसको हम लैंडस्लाइडिंग बोलते हैं, भूस्खलन के द्वारा भी चट्टानों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है, बिखरना होता है और टूटना होता है। तो भूस्खलन भी ये सामान्य तौर पर वर्षा के क्षेत्र में, वर्षा ऋतु में हमें देखने को मिलता है कि वर्षा ऋतु में ज़्यादा पानी भर जाने से ज़मीन धंस जाती है, कहीं पोली ज़मीन होती है तो बैठ जाती है। पहाड़ों पर ज़्यादा वर्षा होने से पहाड़ खिसकने लगते हैं, टूटने लगते हैं, मिट्टी खिसकने लगती है, तो इसको भूस्खलन कहा जाता है, लैंडस्लाइडिंग कहा जाता है। तो ये अपक्षय होता है। इसके अलावा तल संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर चर्चा करें, जो धरातल होता है उसमें कई कारक होते हैं, जिसमें बहता हुआ जल है, भूमिगत जल है, हिमानियाँ है, पवन है और समुद्र की लहरें। ये भूमितल को संतुलित करके या भूमितल का जो संतुलन है उसको प्रभावित करने का कार्य करती हैं। अब बहता हुआ जल, इसकी अगर बात करें तो इसके कारण जो अपरदन होता है, तो ये नदियों का महत्व, इसमें नदियों का जो महत्व है वो सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहते हुए जल को लाती हैं और नदियाँ जो जल लाती हैं उस अपने जल के साथ विभिन्न लवण लेके आती हैं, खनिज लेके आती हैं, बहुत से ऐसे पदार्थ लेके आती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं या जहाँ से निकलती हुई जाती हैं वहाँ ढलान हो जाता है। तो इसके अनुरूप सामान्य 3 स्रोतों का निर्माण होता है। इसके जो प्रमुख स्रोत हैं नदियों के, वो कैसे हैं? वर्षा से जो जल प्राप्त होता है, हिम के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है वो नदियों में जाता है, भूगर्भिक जल संचय के रूप में होता है। इससे भी बहते हुए जल के कारण भूमि पर या धरातल पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा बहता हुआ जल या नदी का जल 3 प्रकार से कार्य करता है। नंबर 1, जब नदी का जल अपने किनारे और तल को काटता और छांटता हुआ गहरा करता है तो इस नदी को अपरदनकारी कहते हैं या इरप्शन कहा जाता है। जब नदी का बहता हुआ जल अपने किनारे को काटता हुआ उसको गहरा करता है तो इसको नदी का जो कहते हैं नदी का अपरदन कहा जाएगा। नंबर 2, जब नदी का जल किनारों को काटता है और मुलायम तत्वों को अपने साथ बहा ले जाता है तब नदी के इस कार्य को परिवहन कार्य के नाम से जाना जाता है। एक तो किनारों को काटता हुआ जा रहा है और कुछ जो लवण होते हैं, खनिज होते हैं, उनको अपने साथ बहा ले जाता है, तो इसको परिवहन कार्य के रूप में जानते हैं। तीसरा, जब नदी अपने द्वारा लाए गए पदार्थों को किनारों पर जमा कर देती है तो इस कार्य को निक्षेपण कहा जाता है। पूछते हैं निक्षेपण क्या होता है? कि नदियों द्वारा लाए गए जो पदार्थ होते हैं तो नदी जब किनारों पर इन पदार्थों को जमा कर देती है, निश्चित स्थान पर जमा कर देती है, तो इसको निक्षेपण कहा जाता है। तो इसके अलावा सतवाहिनी नदियाँ, ये नदियाँ हिम से ढके पर्वत से निकलती हैं। इससे इन नदियों में वर्ष भर भारी जल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इन्हें सतवाहिनी नदियों के नाम से जाना जाता है। ऐसी नदियाँ जिनमें वर्ष भर वर्षा रहती है या सदा बहती रहती हैं तो इसकी वजह से ये सतवाहिनी नदियाँ कही जाती हैं। असतवाहिनी नदियाँ ये वो नदियाँ होती हैं जो शुष्क रहती हैं अथवा ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती हैं। असतवाहिनी या मौसमी नदियाँ कही जाती हैं। इन नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी या जल देखने को मिलता है। जल नदी उद्गम स्थल से निकलती है और अपने मुहाने तक इन नदी घाटियों को क्रम से 3 भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी घाटी, जहाँ से नदी अपने उद्गम स्थल से निकलती है, वहाँ पर मुहानी का जो वेग होगा, जो बहाव होगा, वो सबसे ज़्यादा तेज होता है। इसको इसको युवा अवस्था या प्रथमा अवस्था के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद नदी अपने रास्ते को तय करती हुई जब मध्य घाटी में या मध्य भाग में पहुंचती है तो इस अवस्था को प्रौढ़ावस्था या मध्यमा अवस्था के नाम से जाना जाता है। जब नदी निचले स्तरों पर या निचले इलाकों में पहुंचती है और जहाँ सुस्त हो जाती है, जहाँ इसकी चाल कम हो जाती है, तो इसकी अवस्था को नदी की वृद्धावस्था या निम्नावस्था के नाम से जाना जाता है। ऊपरी घाटी युवा अवस्था की अगर बात करें तो नदी घाटी के ऊपरी भाग में नदी का जल खड़े ढाल पर अत्यधिक तीव्र वेग से गिरता है। इस भाग में नदी की गति बहुत तेज होती है। ऊपर से जहाँ से ये नदी निकल रही है और ऊपरी घाटियों से जहाँ से ये पानी बहता है, तो ऐसे स्थानों पर जो नदी का वेग होगा, जल का जो वेग होगा बहुत तीव्र वेग होता है और इसी वेग के कारण जब काफ़ी ऊंचाई से ये गिरती है तो अपनी घाटी में गहराई बना देती है या ऐसे स्थान को गहरा कर देती है। नदियों द्वारा अपर्दन, नदियों के द्वारा लंबवत अपर्दन क्या होता है? निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है जो नदियों के अपर्दन से वी आकार की घाटी, नदियों के लंबवत अपर्दन के कारण निर्मित सकरी घाटियों को वी आकार की घाटी कहते हैं। इनका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होता है। इनकी घाटियाँ किनारों पर चौड़ी परंतु तली में मिली होती हैं। जब ये नदी घाटियों को अत्यधिक सकरा कर देती हैं तो बी आकार की घाटी को कंदरा कहते हैं। भारत में गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों में इस प्रकार की कंदराएं हमें देखने को मिलती हैं। जब नदी के बहाव से जो धरातल का भाग है काफ़ी सकरा हो जाता है और ऐसा रूप धारण कर लेता है जैसे मान चलिए अंग्रेजी के बी अक्षर जैसा हो जाता है, तो इस प्रकार की घाटी को हम बी आकार की घाटी कहते हैं। और ये बी आकार की जो घाटी होती है, जब इसका भाग काफ़ी सकरा हो जाता है तो इसको कंदरा के नाम से या गुफा के नाम से भी कहते हैं, तो ये कंदरा के नाम से जानी जाती है। भारत में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों में इस प्रकार की कंदराएं देखने को मिलती हैं। अधिक गहरी और सकरी घाटी को कैमियन घाटी कहते हैं। इसमें भी अगर इससे भी ज़्यादा कोई सकरी घाटी और ज़्यादा गहराई है तो कंदरा के स्थान पर उसके लिए हम कैमियन शब्द का यूज करते हैं। जलप्रपात, जब नदी ऊंचे पर्वत से गिरती है तो मार्ग में आने वाले मुलायम शैलों को काट देती है, परंतु कठोर शैलों को काटने में असमर्थ होती है और नदी का जल अत्यंत वेग से उस कटी हुई चट्टान पर गिरता है जिससे जलप्रपात या झरने का निर्माण होता है। ये जो जल है मान चलिए ये कठोर है तो ये नहीं काट पाई, लेकिन ये जो हिस्सा है इसको काट कर आगे बढ़ जाती है तो इस प्रकार से झरने का निर्माण हो जाता है। मध्य घाटी या प्रौढ़ावस्था, इस अवस्था में नदी अपनी घाटियों को चौड़ा करने का काम करती है। इस दौरान नदी मैदानों में प्रवाहित होती है। मैदानी भागों में बहने के कारण इनकी गति मंद पड़ जाती है। नदियां अपने साथ बहाकर लाए गए अवसादों को, शिलाखंडों को मैदानी भागों में जमा करना प्रारंभ कर देती हैं। इस स्थिति में नदियां निम्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं, जैसे जलोढ़ पंख, नदी विसर्प, धनुषाकार, बाढ़ के मैदान, प्राकृतिक। ये आप लोग अपने किताब में अगर देखेंगे तो ये इनके जो चित्र बनाए हुए हैं, कुछ सर्पिल आकार धारण कर लेती हैं, कुछ धनुषाकार आकार धारण कर लेती हैं, कुछ जलोद कैसे धनुषाकार झील के रूप में आकार धारण कर लेती हैं, कुछ बाढ़, जहाँ बहुत ज़्यादा बाढ़ का पानी आता है तो वहाँ एकदम बहुत तेज़ी से भाव कटान हो जाता है मिट्टी का, कहीं मिट्टी का बहुत ज़्यादा जमाव हो जाता है बाढ़ की वजह से, तो ये बाढ़ के पानी की विशेषता होती है। इसके अलावा एक शब्द आता है डेल्टा और वालुकाद्वीप भित्ति क्या होती है। डेल्टा क्या होता है कि जब नदी का ढाल अत्यंत मंद गति से होता है तो नदी की गति धीमी हो जाती है और इस स्थिति में नदी का भार अत्यधिक हो जाता है, जिससे नदी की धारा आगे बहाकर ले जाने में असमर्थ होती है। और ऐसा इसलिए नदी इस भार को अपने आसपास छोड़ देती है। निक्षेपण करना ही इस भाग का प्रमुख कार्य होता है। निक्षेपण के कारण नदी के बहाव में बाधा पड़ती है, जिससे नदी कई शाखाओं में विभाजित होती है। नदी का जल वृक्षों के समान पंजा आकार का हो जाता है।
इस तरह से नदी के किनारे बारीक मिट्टी और बालू के कणों से निर्मित होकर भू आकृति को डेल्टा कहते हैं। इसका आकार यूनानी भाषा के डेल्टा की तरह होता है। इसका जो आकार होता है यूनानी भाषा के डेल्टा की तरह होता है और इस प्रकार से बनी आकृति को डेल्टा कहा जाता है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर सुंदरबन का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है। जिन नदियों की निचली घाटी का ढाल तीव्र होता है, जो अपनी जलधारा को सीधे समुद्र में गिराती हैं, ऐसे नदी मुहाने को ज्वार नदमुख के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं? डेल्टा क्या होता है? अंग्रेजी के एक अक्षर होता है डेल्टा, उस तरह का आकार हो जाता है। ये पंजा आकार में भी कार्य करता है। ये देखिए, ये तो मैं बता रहा हूँ जो डेल्टा का आकार है, और ये जो डेल्टा है ये क्या नाम पश्चिम बंगाल में सुंदरबन का जो डेल्टा है और ब्रह्मपुत्र नदी के माध्यम से ये इस डेल्टा का निर्माण किया जाता है। और विश्व में सुंदरबन डेल्टा काफ़ी प्रमुख है या फेमस है। बालुका द्वीप या बालुका भित्ति क्या होती है? मंद गति के कारण नदी अपने अवसादों को बहाने में असमर्थ हो जाती है, तो ये जो अवसाद होते हैं कि स्थान पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार नदी के बाढ़ के मैदान या चौड़ी घाटियों में बालू के छोटे मोटे द्वीप तैयार हो जाते हैं या मिट्टी की दीवार की तरह तैयार हो जाते हैं। ये भी नदियों के बहाव का ही परिणाम होता है। उसी की वजह से बालुका द्वीप या बालुका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। अब अगर भूमिगत जल की हम बात करें तो भूमिगत जल में कुओं का जल आ जाता है और ये के स्रोत अलग अलग होते हैं। और भूमिगत जल में भी कई प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है, जैसे लैपीज टाइप की आकृति, ढोल रंध्र टाइप की आकृति, विलय रंध्र टाइप की आकृति। ये भूमिगत जल में जो आकृतियों का निर्माण होता है, ऊपर लैपीज है, ढोल रंध्र है और इसके बाद ये विलय रंध्र। ये भूमिगत अर्थात जमीन के अंदर जो जल होता है, यह भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करता है बच्चों। इसके अलावा हिमानी के रूप में हिमालय पर्वत पर जो जल रहता है वो 3 प्रकार से बटा होता है: महाद्वीपीय हिमनद, पर्वतीय हिमनद और घाटी हिमनद। महाद्वीपीय हिमनद मैंने बताया कि जब ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जहाँ पहाड़ हैं वहाँ पर जब बर्फ गर्मी के ऋतु में भी बर्फ से ऐसे क्षेत्र ढके रहते हैं तो महाद्वीपीय हिमनद कहे जाते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र या पर्वत हैं जो केवल शीत ऋतु में वर्षा ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो ढक जाते हैं, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में ऐसे क्षेत्रों में पर्वत या पर्वतीय प्रदेश जो होते हैं वो साफ मैदान की तरह दिखाई देते हैं, तो ये पर्वतीय हिमनद के नाम से जाने जाते हैं। कुछ घाटियाँ होती हैं, जैसे इसमें बर्फ़ की घाटियों का जो निर्माण है, हिमानियों का यू आकार की घाटी। इसके बाद हिम जगह ये गुच्छा सा बन जाता है, इस प्रकार की घाटी। कुछ बर्फ़ के हिमोड़ बन जाते हैं, ऊंचे नीचे ढलान होते हैं जिनको हम हिमोड़ के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको बर्फ़ के या मतलब हिमानी के बारे में बताया कि महाद्वीपीय हिमनद होता है, पर्वतीय हिमनद होता है और घाटी हिमनद होता है। ये महाद्वीपीय हिमनद मतलब बहुत ज़्यादा वर्षा, चाहे गर्मी की ऋतु हो, गर्मी की ऋतु हो या सर्दी की, हर समय हिम से ढके रहते हैं। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है तो इसको महाद्वीपीय हिमनद कहेंगे। इसी प्रकार से पर्वतीय हिमनद, जैसे आपका हिमालय पर्वत है, कंचनजंगा है और ऊंची ऊंची चोटियां हैं, ये क्या होता है शीत ऋतु में पूरी तरीके से अक्साई चीन है, लद्दाख है, ये बर्फ़ से ढक जाती हैं, तो ये मौसमी या पर्वतीय हिमनद के नाम से। घाटी हिमनद, कुछ घाटियाँ ऐसी हैं जो शीत ऋतु में उनका पानी जम जाता है, जैसे कश्मीर की घाटी है, बुलर झील है, हाँ, लेह लद्दाख की घाटी पेंगोंग झील है। तो जो घाटियाँ सर्दी सीजन में जमा हो जाती हैं, ऐसी इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये अपने आकार में परिवर्तन भी कर लेती हैं। तो यू आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, हिमोड़ों का निर्माण करती हैं, बी आकार की घाटी का। तो बच्चों, हमने आपको पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के बारे में और पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के बारे में बताया। पृथ्वी की बाह्य शक्तियों के बारे में आज हमने बताया
कुछ जो जिनके कारण विघटन वियोजन होता है, अपक्षय क्या होता है, 3 प्रकार के होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय, विघटन और वियोजन। भूस्खलन के बारे में बताया हमने, भूमिगत जल के निर्माण बताए, भूमिगत जल में किस प्रकार की आकृति, सर्पिलाकार आकृति, यू आकार की आकृति, बी आकार की आकृति, डेल्टा की आकृति, भित्ति बालुका की आकृति, इस पर हमने आप बच्चों चर्चा की। तो इसके अलावा नदियों के द्वारा किस प्रकार से जल लाया जाता है, हिमोड़ लाए जाते हैं, कुछ खनिज पदार्थ लाए जाते हैं, उनसे आकृतियों का निर्माण होता है, ये भी बच्चों हमने आपको बताया। तो ये आपका यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और जो भी आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हम उसको देखेंगे। और हो सकता है कि जो ज्योग्राफी का पोर्शन है यहाँ पर समाप्त हो जाए और एक आध अगर कुछ चैप्टर रहेगा तो हम उसको बता देंगे। इसके बाद हम इसमें पॉलिटी शुरू करने वाले हैं, राज्य व्यवस्था शुरू करेंगे, संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, नमस्कार।